विप्लव सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी के 5000 क्वेश्चंस की सीरीज़ में कुछ क्वेश्चंस हो चुके हैं, उसके आगे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पिछली क्लास में मैंने लगभग 50 क्वेश्चंस कराए थे, उसके आगे जो है आज फिर से 40 या 50, 40-50 के बीच में क्वेश्चंस होंगे, 40 से ऊपर हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज हम लोग 40 लगभग 40 क्वेश्चंस जो हैं पढ़ने वाले हैं। कुछ बच्चों ने ये कंप्लेन किया था कि सर जो आप हिंदी में बता रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, और एक्चुअली में हमको भी खुद भी प्रॉब्लम हो रहा था हिंदी में बताने में, तो इसलिए मैंने आज के क्वेश्चंस जो हैं फैक्ट के फॉर्म में लिए हैं और इंग्लिश में लिए हुए हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस उसमें से रिपीट हो सकते हैं, जैसे 2-4 क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं, लेकिन मैंने कोशिश ये की है कि सारे क्वेश्चंस नए हों, जहाँ ज़रूरी है मैंने वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस रखे हुए हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एन ऑर्गन इज नोन एज द सेल। एक्चुअली में ये क्वेश्चन नहीं है, ये फैक्ट है, मैंने पहले बताया था फैक्ट के फॉर्म में आज के सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो एज अ पॉइंट इसको जो है आज लिया गया है। ठीक है, तो जो हमारा पहला पॉइंट है, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एन ऑर्गन इज नोन एज द सेल। सेल का एक बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होता है, यानी कि जो कोशिका होती है, कोशिका क्या है, कोशिका एक किसी भी ऑर्गन के लिए एक बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है, यानी कि हर ऑर्गन किस चीज़ से बना है, एक छोटे से सेल से मिल करके बना होता है। इसीलिए सेल को क्या बोलते हैं, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट बोलते हैं। जैसे एक ईंट से मिल करके घर बनता है, उसी तरह एक सेल से मिलकर के पूरा ह्यूमन बॉडी या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट फैक्ट, एक्चुअली फैक्ट है। तो अगला पॉइंट है कि 1665 में रॉबर्ट हुक ने किसकी डिस्कवरी की थी, एक डेड सेल की डिस्कवरी की थी। मतलब उन्होंने पहली बार बताया था 1665 में कि सेल नाम की कोई चीज़ होती है। एक्चुअली में सेल का मतलब होता है, उन्होंने एक ऐसा जगह देखा था, सेल का मतलब होता है कोठरी या छोटा सा एक रूम। ठीक है, तो उनको उसको उस जगह को नाम दिया, मतलब उस हिस्से को नाम दिया इन्होंने सेल। तो सबसे पहले डिस्कवरी किसने की थी, मतलब डिस्कवरी सेल की इन्होंने ही की थी। लिविंग सेल सबसे पहले देखा था एंटन वॉन लीवेनहॉक ने। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा, जो इन्होंने देखा था वो डेड सेल को देखा था। ठीक है, अगला पॉइंट है, सेल इज़ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक सेल जो होता है ये पूरी तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, यानी कि वो सारे फंक्शंस जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है वो सारा का सारा एक छोटे से सेल के अंदर परफॉर्म होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने सारे सेल्स होते हैं, तो लगभग ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, जो शेप और साइज़ में वेरी करते हैं, यानी कि उनका शेप और साइज़ अलग अलग हो सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, द ऑर्गेनिज्म विच इज़ मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, यानी कि एक सेल से ज़्यादा से जो बने होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और जो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल के बने होते हैं उनको क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। द सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म आर नोन एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जैसे कि अमीबा होता है, अमीबा का शेप कैसा होता है, लगभग कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, ये है अमीबा का एक शेप, मैंने ट्राई किया बनाने का। ठीक है, अगला पॉइंट है, देखिए यहाँ पे शेप भी है उसका, देखिए ये जो है पूरा अमीबा का शेप होता है। अमीबा का शेप फिक्स नहीं होता है, ये अपना शेप जो है चेंज करता रहता है, ये अपना शेप जो है चेंज करता रहता है, वेरी होता रहता है इसका शेप, माफ़ कीजिएगा। अगला पॉइंट है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म परफॉर्म ऑल द एसेंशियल फंक्शन दैट अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म। मैंने बताया था कि एक सिंगल सेल में भी वो सारे फंक्शंस परफॉर्म होते हैं जो एक ह्यूमन बॉडी या फिर जो मतलब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं। तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर का बना हुआ है, यानी कि ढेर सारे सेल्स का बना हुआ है, तो उसके अंदर भी वो सारे फंक्शन परफॉर्म होंगे जो एक सिंगल सेल के अंदर होते हैं, यानी एक सिंगल सेल के अंदर भी सारे फंक्शन परफॉर्म होंगे जो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर परफॉर्म होते हैं। ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही हैं। अगला पॉइंट है, अनलाइक, देखिए जितने सारे पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ ना, ये सारे के सारे फैक्ट्स हैं और इसको दिमाग में हमेशा आपको रखना है, क्योंकि इसी से क्वेश्चन बनते हैं फिर। अनलाइक अदर ऑर्गेनिज्म, अमीबा हैज़ नो डिफिनिट शेप। मैंने पहले बताया था कि अमीबा का कोई डिफिनिट शेप नहीं होता है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स शेप, ये अपने शेप को चेंज करता रहता है।
अगला पॉइंट है अमीबा है स्यूडोपोडिया। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स और पोडिया का मतलब होता है इसके फीट यानी कि पैर जो होते हैं, इसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया। जैसे स्यूडोपोडिया का मतलब होता है जैसे यहाँ पे ये अमीबा जो है ये ऐसे अमीबा है, ठीक है। तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जो है और ये वाला जो हिस्सा है, ये ऐसे जो है इसको स्यूडोपोडिया बोलते हैं, मतलब पैर के जैसे आगे निकलता है और इसके बीच में जो है जैसे यहाँ पे कोई ऐसा चीज़ है जो इसको एज अ फूड ये ले सकता है। तो इसको क्या करता है, ये जो स्यूडोपोडिया इसका है आगे से ये ऐसे पूरा जॉइंट हो जाता है। तो ये जो फूड है इसके अमीबा के अंदर चला जाता है और अंदर चला जाता है, उसके बाद अमीबा क्या करता है इसको डाइजेस्ट कर लेता है, ठीक है। तो ऐसे ये फूड जो है अपना इंजेक्ट करता है, मतलब अपने अंदर जो है इंजेक्शन के तौर पे वो उसको फूड को अंदर लेता है, ठीक है। अगला पॉइंट है शेप ऑफ द सेल्स आर नॉर्मली राउंड, स्फेरिकल और एलोंगेटेड। मतलब उसके शेप जो है, सेल के शेप चेंज होते रहते हैं, चेंज होते नहीं रहते हैं, मतलब अलग अलग शेप्स के सेल पाए जाते हैं। जैसे राउंड शेप का भी हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है या एलोंगेटेड हो सकता है, ठीक है। तो ये कई तरह के शेप के सेल के शेप्स हो सकते हैं। इसका मतलब आकार जो है अलग अलग हो सकता है, राउंड शेप का भी हो सकता है, ठीक है, रॉड शेप का, एलोंगेटेड शेप का, मतलब इसके ये क्या है, शेप्स हैं। प्रोटोप्लाज्म, देखिए यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म की बात हुई है, तो प्रोटोप्लाज्म पिछले जो लेक्चर में पिछला जो क्वेश्चन था उसमें प्रोटोप्लाज्म मैंने कुछ मतलब शायद गलत बता दिया था, तो इसमें मैं आपको करेक्ट करने की कोशिश करूँगा। देखिए ये मैं आपको बना रहा हूँ यहाँ पे एक, ये है हमारा सेल, ठीक है। इस सेल के अंदर एक न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस के अंदर जो है कुछ जेली लाइक स्ट्रक्चर भरे होते हैं, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। और उसके बाहर न्यूक्लियोप्लाज्म के बाहर जो है ये जो न्यूक्लियस होता है एक मेम्ब्रेन से, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ये कवर्ड रहता है। उसके बाहर जो है यहाँ पे भी कुछ जेली लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। इस पोर्शन में, बीच वाले पोर्शन में न्यूक्लियस और ये पूरा सेल मेम्ब्रेन्स की, ये इसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन्स। ये जो कवरिंग है ये सेल मेम्ब्रेन्स है। सेल मेम्ब्रेन्स के अंदर जो है और न्यूक्लियोप्लाज्म के बाहर ये जो पूरा एरिया है इसको बोलते हैं, मतलब ये इसमें जो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा कलर चेंज करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये वाला जो है पोर्शन, ये वाला पोर्शन यानी कि रेड वाला, ये वाला पोर्शन, तो इसमें क्या भरा रहता है, इसमें भरा रहता है जेली लाइक मटेरियल होता है। तो ये जेली लाइक जो मटेरियल होता है इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और पूरा का मतलब कि जैसे ये पूरे सेल के अंदर, ये पूरा जो सेल है, इस सेल के अंदर जितनी सारी चीज़ें होती हैं उसको टोटल को हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। कुल जो होता है इसमें प्रेजेंट उसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। उसके बाद अगला पॉइंट है हमारा प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, ऐसे सेल्स, द सेल्स हैविंग न्यूक्लियर सब्सटेंस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स। ऐसे सेल्स, इसको समझिएगा, ऐसे सेल्स जिसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स नहीं प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स के बिना जो सेल्स पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, वो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं। जैसे बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, तो इसमें जो है उतना उस समय देखिए जैसे ये क्या है, मतलब एक तरह से इवोल्यूशन का हिस्सा है, ठीक है। जैसे जैसे चीज़ें इवॉल्व होती गई, जैसे पहले के फ़ोन होते थे, फ़ोन के बेसिस पे हम समझ सकते हैं, पहले के जो फ़ोन होते थे उसमें एंटीना वगैरह होता था, उसको खींचने पे फिर जो है उसमें मतलब हम लोग बात कर सकते थे, लेकिन सिर्फ बातें कर सकते हैं। लेकिन आज के फ़ोन क्या है, उसमें सब कुछ है, कैमरा से लेके मतलब सारी चीज़ें हैं, एक तरह से वो मिनी कंप्यूटर है। तो धीरे धीरे इवोल्यूशन आया, कैसे आया, पहले कलर्ड फ़ोन, फिर जो है कैमरा वाला फ़ोन, फिर जो है मतलब चीज़ें इवॉल्व होती गई हैं, ठीक है। तो वैसे ही जो है यहाँ पे भी है। प्रो का मतलब होता है बिल्कुल जो स्टार्टिंग का टाइम था उस समय जो है इस तरीके के सेल्स जो है पाए जाते थे, अभी भी पाए जाते हैं। तो ये उसी समय जो है धीरे धीरे इसी के अंदर डेवलपमेंट आता गया और जो मेम्ब्रेन्स है, मेम्ब्रेन्स बाउंडेड न्यूक्लियस वगैरह जो है पाए जाने लगे, फिर वो जो है वो आ जाता है हमारा यूकैरियोटिक सेल्स में, ठीक है। देखिए अगला पॉइंट है यूकैरियोटिक सेल्स। द सेल्स हैविंग वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस with nuclear membranes are designated as eukaryotic cells. ऑल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं तो वो क्या है, सारे के सारे डेवलप्ड हैं। मैंने पहले बताया था जो डेवलप्ड होंगे उसके अंदर यूकैरियोटिक सेल्स पाए जाएंगे, ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल है। द बेसिक पार्ट ऑफ अ सेल आर सेल मेम्ब्रेन्स, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। मैंने आपको बताया था ये अगर सेल है तो सेल का ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन्स है, ठीक है। और उसके अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है,
ठीक है, न्यूक्लियस हो गया और सेल मेम्ब्रेन्स हो गया। सेल मेम्ब्रेन्स के अंदर यहाँ पे ये जो सेल मेम्ब्रेन्स है, ये फिर से बना रहे हैं। सेल मेम्ब्रेन्स के अंदर जितनी चीज़ें होती हैं न्यूक्लियस के बाहर, मतलब इस वाले इलाके में जितनी चीज़ें होती हैं, इस वाले इलाके में जितनी चीज़ें हैं प्रेजेंट, उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, और ये न्यूक्लियोप्लाज्म है। अब पूरा का पूरा कहलाता है हमारा प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, माफ़ कीजिएगा। अगला पॉइंट देखिए, यहाँ पे कुछ पिक्चर के थ्रू दिखाने की कोशिश की गई है। ये जो हमारा हिस्सा है, ये इसमें कई सारे सेल्स जो हैं दिखाए गए हैं, तो अलग अलग पॉइंट करके दिखाया गया है। ये हमारा न्यूक्लियस है, ये वाला हिस्सा न्यूक्लियस है। ठीक है, और ये न्यूक्लियस के बाहर यानी कि ये वाला जो हिस्सा है, मतलब ये जो मेम्ब्रेन्स है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स। ठीक है, और ये जो बड़ा वाला हिस्सा है, ये मैं यहाँ पे इस सेल में दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये वाला जो ये क्या है, एक तरह से चादर है, कवरिंग है, तो उस कवरिंग को बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन्स। यहाँ पे दिखाया गया है, ये देखिए सेल मेम्ब्रेन्स ये है। ठीक है, ये जो है सेल मेम्ब्रेन्स है। न्यूक्लियस पहले यहाँ पे मैंने बताया था कि ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे दिखाया गया, यहाँ पे बताया है ये वाला न्यूक्लियस है। ये साइटोप्लाज्म इसके अंदर वाला ये हिस्सा, ये वाला हिस्सा साइटोप्लाज्म कहलाता है। ठीक है, और पूरा का पूरा हिस्सा न्यूक्लियस को ले करके ये पूरा क्या कहलाता है, प्रोटोप्लाज्म। इसके अंदर का जो मतलब मटेरियल है वो प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स। देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स क्या होता है, जो सेल मेम्ब्रेन्स होता है उसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन्स इज ऑल्सो नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स। ठीक है, तो प्लाज्मा, अब देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स होता कैसा है, इसमें ये बताया गया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स होता कैसा है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स इज पोरस एंड अलाउज सर्टेन सब्सटेंसेस और मटेरियल मूव बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड। इस प्रोसेस को कहते हैं ऑस्मोसिस। जैसे ये पतली सी पन्नी है, ठीक है, एक पतली सी लेयर है। ठीक है, इस लेयर से कुछ चीज़ें जो इधर आ सकती हैं और कुछ चीज़ें इधर आ सकती हैं। ठीक है, ये डिपेंड करता है उसके कंसंट्रेशन पे, ये उसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। जैसे हमारा जो हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, मतलब ऑक्सीजन का नहीं, पूरा का पूरा एयर लेते हैं, एयर में ऑक्सीजन नाइट्रोजन सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हमारा जो एल्वेलाई है, ठीक है, थोड़ा सा मतलब अपने जो लंग्स में जो चीज़ें होती हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। जो ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब बढ़ जाती है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होती है, बाहर निकल जाती है, और हमारे जो हम अंदर लेते हैं, यानी कि सांस जब खींचते हैं तो अंदर जो एयर जाता है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। तो ऑक्सीजन वहाँ से क्या करता है, ब्लड के अंदर चला जाता है। हीमोग्लोबिन ब्लड से ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है वो हमारे लंग से क्या करता है, ऑक्सीजन को अंदर खींच लेता है, ब्लड में ले लेता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल लेता है। तो वहाँ पे भी एक मेम्ब्रेन्स होता है। इस मेम्ब्रेन्स को बोलते हैं, ये जो मेम्ब्रेन्स मैंने बनाया है, इस मेम्ब्रेन्स को बोलते हैं सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन्स। सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन्स। और जो ये प्रोसेस है, जो गैसों का एक्सचेंज या फिर कुछ वांटेड चीज़ों का, जो अनवांटेड चीज़ें हैं उसको तो बॉडी बाहर निकाल लेता है, सेल के अंदर से बाहर चीज़ें निकल जाती हैं, और जो वांटेड है, जिसकी ज़रूरत है, ज़रूरत किसकी है, फूड की ज़रूरत है, तो फूड है, ऑक्सीजन है, तो इसकी ज़रूरत जब है तो ये जो सारी चीज़ें अंदर जाती हैं। ठीक है, तो ये अंदर जाएंगी और बाकी चीज़ें जो वेस्ट है, वेस्ट मटेरियल, वो बाहर आएगा। तो इसका जो एक्सचेंज होता है, आना जाना जो होता है, इसको बोलते हैं हम ऑस्मोसिस। ये डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे। ठीक है, जैसे हमारा आर ओ का पानी हम लोग पीते हैं, तो आर ओ का मतलब क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस, उसमें भी ऑस्मोसिस होता है। तो इससे आपको मैं समझाने की बस एक कोशिश कर रहा हूँ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स जो होता है वो कैसा होता है, पोरस होता है, केवल कुछ चीज़ों को, सर्टेन सब्सटेंसेस को या मटेरियल को अलाउ करता है कि वो अंदर जा सके और अंदर से बाहर आ सके। ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही है। चलिए अगला पॉइंट है सेंट्रल डेंस राउंड स्ट्रक्चर। उसमें क्या कहते हैं, न्यूक्लियस के कहते हैं। सेल है, सेल के अंदर छोटा सा हिस्सा जिसके अंदर कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है स्टोर रहती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, या इसका सेल का हेड क्वार्टर समझ लीजिए। सेल का क्या है, हेड क्वार्टर है। ठीक है, अगला पॉइंट, तो जेली लाइक सब्सटेंसेस बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन्स, इसको क्या बोलते हैं, तो साइटोप्लाज्म बोलते हैं। मैंने पहले बताया था न्यूक्लियर, ये सेल है, फिर से एक बार और बता रहे हैं, कोई बात नहीं, कई बार, जितनी बार आए उतनी बार हम लोग देखेंगे।
ये यहाँ पे जो चीज़ें हैं इस हिस्से में, ये जो पूरे हिस्से में जो चीज़ें प्रेजेंट हैं उसको बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म। क्लियर? देखिए साइटोप्लाज्म के अंदर, यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस के बाहर जो साइटोप्लाज्म है, इन साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, गोल्गी बॉडीज़ भी होती है। जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्गी बॉडीज़ होती हैं, राइबोसोम्स होते हैं, लाइसोसोम्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें, प्लास्टिड्स होते हैं, और भी सेल ऑर्गेनल्स हैं जिनके बारे में हम लोग कभी डिटेल में पढ़ेंगे। जब डिटेल वाला जो वीडियो मैं बनाऊँगा उसमें मैं सारी चीज़ें जो है इसको एक्सप्लेन कर दूँगा, क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसी चीज़ें होती हैं। और मैंने इसमें इमेज वगैरह इसके हैं, तो इमेज मैं आपको अभी दिखाने की कोशिश करूँगा। अभी ये इमेज आपको अगले क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है? लोकेटेड इन सेंट्रल पार्ट, न्यूक्लियस इज द ऑलमोस्ट इन स्फेरिकल शेप। जो न्यूक्लियस होता है वो लगभग जो है, लगभग कैसा होता है? तो स्फेरिकल होता है, गोलाकार होता है। ठीक है? कौन? न्यूक्लियस, यानी कि जो सेल के अंदर जो इसका जो सेल का मैंने हेड क्वार्टर बोला है, वही पार्ट ऑलमोस्ट स्फेरिकल होता है। ठीक है? और जो न्यूक्लियस के बाहर, जैसे ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म से कैसे अलग होगा? ये क्या है? हमारा सेल है, इसमें साइटोप्लाज्म भरे हुए हैं। इन साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस कैसे अलग होगा? तो एक लेयर वहाँ भी होती है, एक मेम्ब्रेन्स वहाँ भी होता है। उस मेम्ब्रेन्स को क्या बोलते हैं हम? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स। ये चीज़ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स बोलते हैं। ठीक है? हटा देते हैं। तो ये जो चीज़ है, ये क्या करता है? यहाँ पे भी वही चीज़ें होती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें अंदर जा सकती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है बाहर आ सकती हैं इसके। ऐसा मेम्ब्रेन्स होता है, पोरस मेम्ब्रेन्स होता है। ठीक है? इसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स भी बोलते हैं। मतलब कुछ चीज़ें जो अंदर जा सकती हैं, कुछ चीज़ें बाहर आ सकती हैं। डिपेंड करता है, सारा का सारा खेल जो है कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है? अगला पॉइंट है, द स्मॉलर एंड स्फेरिकल स्ट्रक्चर फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस इज नोन एज न्यूक्लियोलस। माफ़ कीजिएगा। तो ये न्यूक्लियोलस क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, छोटे छोटे गोल गोल जैसा स्ट्रक्चर जो है प्रेजेंट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोलस। ठीक है? जैसे सेल के अंदर न्यूक्लियस है, उसी तरह न्यूक्लियोलस होता है न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है? अगला पॉइंट, न्यूक्लियस कंटेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नोन एज क्रोमोजोम्स। तो क्रोमोजोम्स जो होता है, जो क्या डिसाइड करता है? इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं गुणसूत्र। जो ह्यूमन होता है, तो ह्यूमन के अंदर जो क्रोमोजोम्स की संख्या होती है वो कितनी होती है? 46 होती है, यानी कि पेयर में होते हैं 23 पेयर। ठीक है? 23 का डबल होता है 46, तो 46 कहेंगे, या फिर जो होंगे ये कितने होंगे? 23 पेयर्स में होंगे। ये क्रोमोजोम्स प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं? तो ये क्रोमोजोम्स प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे ऐसे जो है धागे जैसी संरचना होती है इसकी। ठीक है? तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज क्रोमोजोम्स, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। क्रोमोजोम्स कैरी जीन्स एंड हेल्प इन इनहेरिटिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग। यानी कि जो माता पिता के जो गुण होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, जैसे किसी के माँ बाप की आंखें जो हैं भूरी हैं, ठीक है, तो उनके बच्चे की आंखें भी क्या होती हैं? भूरी होती हैं। किसी के बाल जो घुंघराले हैं, तो उनके बच्चे के बाल भी कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, जो आगे ले जाने का काम करता है, वो करता है जीन्स। तो जीन्स होता है वो कैरी फॉरवर्ड करता है सारा जो है कैरेक्टरिस्टिक्स किसका? अपने पेरेंट्स का। ठीक है? पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को आगे जो है ले जाता है। ठीक है? जीन इज़ अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी चीज़ों को जो आगे ले जाने का काम करता है, वो कौन करता है? जीन करता है। ठीक है? द एंटायर कंस्टिट्यूएंट ऑफ लिविंग सेल आर नोन एज प्रोटोप्लाज्म। ये मैंने पहले बताया था। तो प्रोटोप्लाज्म होता है पूरा का पूरा जो लिविंग मटेरियल होता है, उसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, विच इंक्लूड्स न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के बाहर ये वाला सेल मेम्ब्रेन्स के अंदर जो चीज़ें प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म हो गया। ठीक है? तो ये पूरा का पूरा, यानी कि ये वाला पूरा हिस्सा क्या कहलाता है? कलर चेंज करके दिखाते हैं। ये वाला जो हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है हमारा प्रोटोप्लाज्म। और ये अंदर अंदर की जो चीज़ें प्रेजेंट है, ये सब चीज़ें जो हैं, ये क्या कहलाती हैं? साइटोप्लाज्म। और ये है हमारा न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है। ठीक है? चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। द सेल मेम्ब्रेन्स प्रोवाइड शेप ऑफ द सेल्स ऑफ अ प्लांट एंड एनिमल्स। सेल मेम्ब्रेन्स क्या करता है? जो सेल होता है उसके शेप को
एक शेप देता है उसे, यानी कि शेप प्रोवाइड करता है और प्रोटेक्शन भी देता है, ठीक है, बाहर की चीज़ों से अंदर जो सेल के अंदर जो चीज़ें हैं उसको बचाता है, ठीक है। तो सेल क्या करता है, सॉरी सेल मेम्ब्रेन्स क्या करता है माफ़ कीजिएगा, सेल मेम्ब्रेन्स क्या करता है, तो लगातार बोलने पे जो है मतलब गला जो है सूखने लगता है। सेल मेम्ब्रेन्स प्रोवाइड शेप प्रोवाइड करता है हमारे प्लांट सेल को या फिर एनिमल सेल को। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या होता है? चलिए आ गया डिफरेंस, क्या होता है। इन प्लांट सेल, सेल वॉल इज एन एडिशनल कवरिंग ओवर द सेल मेम्ब्रेन्स। जैसे मैंने बताया कि ये न्यूक्लियस हो गया, ये हमारा सेल मेम्ब्रेन्स हो गया या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स भी इसको कहते हैं। और इसके जस्ट बाहर यहाँ पे एक और वॉल प्रेजेंट होता है, इसको हम बोलते हैं सेल वॉल। ये सिर्फ प्लांट के अंदर होता है और कुछ जो बैक्टीरियल सेल होता है ना उसके अंदर भी ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये जो है इस पॉइंट पे देखिएगा, ये जो डबल लेयर वाला जो चीज़ दिखाई दे रहा है ये क्या है, सेल वॉल है। अंदर वाला क्या है, सेल मेम्ब्रेन्स है, ठीक है, और इसके बाहर वाला क्या है, सेल वॉल है। यहाँ पे ये सेल वॉल है, ठीक है। और ये हमारा जो बीच में जो क्लोरोप्लास्ट दिखाई दे रहा है, जो ग्रीन पिगमेंट जो दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है, हमारा क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। ये और बाकी चीज़ें भी दिखाई गई हैं, वैक्यूल्स दिखाया गया है यहाँ पे, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे दिखाया गया है। प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या होता है ये दिखाया गया है। यहाँ पे इस हिस्से को काट करके यहाँ पे अलग से दिखाया गया है, ठीक है। इस हिस्से को काट करके यहाँ पे दिखाया गया है ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। ये कोई अलग से, ये वाला फिगर कोई अलग से फिगर नहीं है, बस इसी हिस्से को काट लिया गया है, ठीक है। चलिए मैं ये चीज़ें हटा देता हूँ, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अगला पॉइंट है, द सेल डज नॉट हैव सेल वॉल, सॉरी एनिमल सेल। मैंने पहले बताया था कि एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। सेल वॉल क्या करता है, शेप तो प्रोवाइड करता ही है, उसके साथ साथ जो प्लांट सेल है उसकी सुरक्षा भी करता है, इसको रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। रिजिडिटी का मतलब होता है काफ़ी जो उसको दृढ़ता देता है। हम लोग देखते हैं ना कि पेड़ कितने मजबूत होते हैं, और मजबूत अगर नहीं होंगे तो क्या होगा, अगर तूफ़ान आते हैं तो तूफ़ान में वो टूट सकते हैं, उनको नुकसान हो जाएगा, वो झेल नहीं पाएंगे, ठीक है। उनको बहुत सारी चीज़ों को झेलना पड़ता है, ठीक है। सेल वॉल गिव्स प्रोटेक्शन, प्लांट सेल नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेरिंग टेम्परेचर। मतलब प्लांट सेल को प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। क्यों प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, क्योंकि टेम्परेचर बार बार बदलता रहता है, बहुत तेज़ टेम्परेचर में उनको बाहर रहना पड़ता है। हाई विंड स्पीड, तूफ़ानों को भी झेलना पड़ता है, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे जो फिजिकल कंडीशंस हैं जिसको उसको झेलना पड़ता है, यानी प्लांट को झेलना पड़ता है। इसीलिए सेल वॉल क्या करता है, उसमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है बैक्टीरियल सेल ऑल्सो हैव अ सेल वॉल, यानी एक बैक्टीरियल सेल के अंदर भी सेल वॉल प्रेजेंट होता है, मैंने बताया था। अगला पॉइंट है कि मोस्ट ऑफ द सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक इन साइज एंड आर नॉट विजिबल टू द नेक्ड आइज। माइक्रोस्कोपिक यानी काफ़ी छोटे होते हैं और हम उसे नेक्ड आइज से नहीं देख सकते हैं, खुली आंखों से, मतलब नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं उसको, ठीक है। अगला पॉइंट है द साइज ऑफ स्मॉलेस्ट सेल। सबसे जो छोटा सेल होता है उसकी साइज़ कितनी हो सकती है, तो 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर के 0.5 माइक्रोमीटर तक पाया जाता है। ये बैक्टीरियाज में देखने को मिलते हैं। लार्जेस्ट सेल की बात करें तो लार्जेस्ट सेल किस साइज़ का होगा, 170 मिलीमीटर से लेकर के 130 मतलब इस साइज़ का जो है पाया जाता है। और ये किस में पाया जाता है, ये ऑस्ट्रिच के एग में। ऑस्ट्रिच जो होता है काफ़ी तेज़ दौड़ने वाला बर्ड है, उड़ता नहीं है बट काफ़ी तेज़ दौड़ता है, ऑस्ट्रेलिया की साइड में पाया जाता है। तो इसमें जो है इसके अंडे के अंदर जो है जो सेल पाया जाता है वो हमारा लार्जेस्ट सेल है। देखिए ऑस्ट्रिच काफ़ी मतलब बड़ा होता है, बड़ा पक्षी होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो जीव जो है ज़्यादा बड़ा होगा उसके अंदर ज़्यादा बड़ा जो है मतलब सेल पाया जाएगा, ऐसा ये इस बात से ये डिसाइड नहीं होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे वो पॉइंट लिखा भी है, द साइज ऑफ द सेल्स हाउएवर हैज़ नो रिलेशन विद द साइज ऑफ द बॉडी ऑफ एनिमल और प्लांट या फिर एनिमल किसी के साइज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि उसका जो सेल होगा वो कितना बड़ा हो सकता है, ठीक है। प्लास्टिड्स क्या होता है, ये डिफरेंट कलर्स के होते हैं, ये एक तरह से पिगमेंट है, ठीक है, जो प्लांट के अंदर पाया जाता है। जैसे क्लोरोफिल हो गया, क्लोरोफिल भी एक पिगमेंट है, मतलब प्लास्टिड है, ठीक है। सम प्लास्टिड्स हैव ग्रीन पिगमेंट, जिसको हम क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं, अभी मैंने बताया था। ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड्स
ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट भी कह सकते हैं इसको। क्लोरोप्लास्ट हैव गिव ग्रीन कलर टू द लीव्स। इस क्लोरोप्लास्ट की वजह से, क्लोरोफिल की वजह से क्या होता है, उसका प्लांट के जो पत्तियाँ होती हैं उसका कलर ग्रीन होता है, ठीक है। और आपको मालूम ही होगा जो फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल का प्रेजेंट होना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लोरोफिल हो गया, सनलाइट हो गया, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट, मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। हिस्सा तो नहीं लेती हैं रिएक्शन में, बट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। देखिए यही हमारा आज का जो है क्वेश्चन था, ठीक है। इस चीज़ को जो है आगे बढ़ाना चाहूँगा मैं, ठीक है। और आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अगर चीज़ें अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे मोटिवेशन के लिए आप उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ठीक है। अगर अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक कर दीजिएगा, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अच्छा अगर लगे तभी लाइक कीजिएगा, ठीक है। ये मेरी, इसके पीछे मेरी बहुत मेहनत होती है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।